हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत मजा आने वाला है, मन लगा के पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक और फुल कंप्लीट अच्छे से, ठीक है ना। अगर आज तक क्लैरिटी नहीं थी तो आज क्लैरिटी आ जाएगी। आज हम इसे थोड़ी क्विक वे में करेंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे जो हम करेंगे, ओके। और मैंने इसके साथ ही आपको एक वर्कशीट दे रखी है जिसमें 18 क्वेश्चन है, और मैं गारंटी लेता हूं कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं 18 में से होंगे, पक्का गारंटीड, और उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको। चलिए तो शुरू करते हैं अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो प्यारे बच्चों, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको ही कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, ओके। और इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें क्या पढ़ना है? जो मेनली हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो कार्बन के कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, सिर्फ ये दो चीजें होनी चाहिए, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, याद रखना। यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया? कोवेलेंट। याद रखने का क्विक वे में करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्लियर है ना बात? ओके। क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या? शेयरिंग। तो देखो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे आपका, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो देखो क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दी और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने, और दोनों ने ये आपस में चार का शेयरिंग कर लिया। समझ पा रहे हो? गॉट इट? क्योंकि देखो अब ज्यादा तो देखो समझो, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हर एटम चाहते हैं कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। कितने? 8। बस हाइड्रोजन चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 2 हो स्टेबल होने के लिए, बाकी सबको 8 चाहिए। तो देखो नॉर्मली ऑक्सीजन में तो सिर्फ 6 होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6 2,6। तो इससे तो लास्ट में 8 चाहिए भाई। समझ पा रहे हो? तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में दो दो शेयर कर लेते हैं। अब गिनो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक गिनूँ ये पूरा, तो क्या दिखेगा मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन को लगेगा ये 8 मेरे पास है, इस ऑक्सीजन को लगेगा ये 8 मेरे पास है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, ओके। बढ़िया, याद रखने का, ठीक है ना। व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है ना, ओके, याद रखने का। नोबल गैस कन्फिग्रेशन वही 8 हो जाती है। देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों ने आपस में मिला के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, दोनों ने आपस में मिला के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। उसी तरह बाकी के होते हैं। अब देखो, अब उसके बाद आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखो प्यारे बच्चों, कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जिसमें सेम एलिमेंट पाया जाता है। तीनों कार्बन, डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, देखो ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, और बकमिस्टर फुल्लरिन भी कार्बन से ही बना है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ओके ओके। तो देखिए पहला है डायमंड। अब देखो मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, क्या याद रखना है आपको। डायमंड का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो 3D स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोलते हैं, हर एक कार्बन बाकी के 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखने का, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसे कैसे बनाया जा सकता है? जब प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है ना। और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वही याद रखने का, यानी स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड बहुत। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ का एक कार्बन बाकी के सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके। और ये वीक होता है, क्या? वीक होता है, याद रखना। लेकिन दोनों ही क्रिस्टल्स होते हैं, दोनों ही क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या? क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि डायमंड तो क्रिस्टल होता है बट ग्रेफाइट नहीं, दोनों ही क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, याद रखने का, ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, एक कार्बन एटम बाकी के 3 कार्बन एटम से बना होता है, सेम प्लेन में होते हैं, हेक्सागन शेप में, ठीक है ना, ओके। बस ये क्या है, ये स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये लेयर बाय लेयर होता है, तो कह सकते हैं 2D शेप का एक तरह से, ठीक है ना,
चलिए फुल्लरीन देखिए क्या होते हैं, कार्बन के स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ठीक है ना, कार्बन का एलोट्रॉप है जिसमें 60 कार्बन होते हैं, बकमिस्टर फुल्लरीन कहा जाता है। 60 कार्बन, तो इसे 660 भी कहा जाता है। एक अमेरिकन आर्किटेक्ट जी के ऊपर इनका नाम पड़ा है क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही बिल्डिंग बनाया करते थे, स्फेरिकल, फुटबॉल जैसे गोल गोल, ठीक है। इसके अंदर पेंटागन होते हैं और हेक्सागन होते हैं, जैसे ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटागन बन गया और वहीं पे ये 2 3 4 5 6, तो ये समझ रहे हो ना, पेंटागन और हेक्सागन जैसे फुटबॉल में होते हैं। चलिए ओके देखो अब मेन चीज ये बहुत आता है कि कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स, मतलब इतने सारे बड़े कंपाउंड्स कैसे बना सकता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत बार आता है। तो देखो एक प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन, क्या कैटेनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच एटम्स कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है ना। कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिससे एक कार्बन एटम दूसरे से जुड़ सकता है, ठीक है ना, और बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, याद रहेगा ना। अब देखो चेन सिंपल भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच भी हो सकती है, जैसे देखो ये है स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट चेन, क्लियर है। और ब्रांच चेन में क्या होता है, जैसे ये इधर जा रही, कुछ यहाँ से निकल गया, कुछ यहाँ से निकल गया, ब्रांच चेन हो गई, ठीक है ना। अगला है क्लोज्ड और रिंग शेप, क्लोज मतलब जैसे कि इस तरीके का बन गया, ठीक है ना, तो या फिर इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लोज शेप मतलब रिंग शेप्ड, ओके, याद रखने का। और दूसरा क्या है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्यारे बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2,4। तो ये चार इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना 4 ले सकता है, स्टेबल होने के लिए तो इसे 8 बनाना है ना भाई, तो या तो इसे 4 लेना पड़ेगा या 4 देना पड़ेगा, तो ये कुछ नहीं करता, इसलिए ना ये C4 माइनस बनाता है ना C4 प्लस, ये दोनों ही नहीं बनाता, ठीक है, ये शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, ओके, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये ज्यादा बना सकता है, ठीक है। तो ये देखो कार्बन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सबसे मिलके बन जाते हैं, ठीक है ना, और इन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ओके। तो ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना, कैटेनेशन और टेट्रा वैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाता है। और कार्बन के कंपाउंड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकी कंपाउंड से, क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, एटम साइज स्मॉल, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में जो मेन चीज आपको याद रखना है कि देखो मेनली कार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओके। सैचुरेटेड में क्या होता है, इनके बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वही अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ओके। चलिए 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 अब एक और चीज बता देता हूँ, तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन एक सिंगल कार्बन से भी बन सकता है, लेकिन अनसैचुरेटेड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायर है, कम से कम 2 कार्बन, 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, समझे या नहीं, ठीक है ना, 2 कार्बन मिनिमम, ये यहाँ पे 1 से भी चल जाएगा काम, ठीक है, ठीक है। अब याद रखना जो ये आपका सैचुरेटेड है जिनमें सिंगल बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज रीजन भी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना, दे आर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और याद रखना ये आगे की चीज है बट अभी से ही कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वहीं पे जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये कौन से रिएक्शन में जाते हैं, एडिशन रिएक्शन में। याद रखना इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये शो करते हैं एडिशन रिएक्शन, बहुत आता है ये, ठीक है। देन कम्स आपका देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो अभी हमने रिंग शेप पढ़ा था ना, जो रिंग की शेप में हो उन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन होता है आपका, क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एक सेकेंड, और यहाँ पे सब पे 2-2 हाइड्रोजन बना देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, सब पे क्या है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, याद रखने का, ठीक है ना। C6H12 अब गिनोगे तो 6 कार्बन और 12 वो, ठीक है ना, तो यही साइक्लोहेक्सेन का बना रखे, इसके 6 कार्बन एटम्स है अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। अब देखो अनसैचुरेटेड में एग्जांपल में आता है आपका बेंजीन, इसमें भी ये देखो पहले तो 6 कार्बन बना दीजिए, खट 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 खट, अब एक में सिंगल बॉन्ड, फिर उसके अगले में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो इसी तरह अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमारा बन जाता है बेंजीन। अब देखो इस कार्बन की 3 बॉन्ड तो यहाँ हो चुके हैं, तो एक यहाँ पे बनेगा H,
H H H। तो देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, इसलिए इसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है ना। 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहो, सब अच्छा होगा। बस वीडियो पूरी देखना और फिर जो क्वेश्चंस की वर्कशीट भेजिए उसे जरूर करना। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्या है फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, देखो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स व्हिच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब देखो ये क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत बढ़िया। अब देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आपके पास मेनली, ये देखिए ये है आपके पास पहला हैलाइड ग्रुप। क्या हेलो ग्रुप भी कहा जाता है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आर है यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एक चीज मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को एल्काइल ग्रुप नहीं पता, जैसे देखो मीथेन है प्यारे बच्चों, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पता है ना, मुझे पता है आपको पता है। तो देखो ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, हमने एक हाइड्रोजन हटा दी यहाँ से, तो अब यहाँ पे तो खाली जगह बच गई ना ये, ठीक है ना, वी आर लेफ्ट विथ खाली जगह। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ मान लेते हैं, मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो देखो क्या बन गया, CH3Cl, CH3Cl, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है ना। तो ये X से हमारा हेलोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो इन्हें कहा था हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। देखो ये, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सफिक्स। सफिक्स मतलब इनके नाम के एंड में क्या लगेगा, देखो पता होना चाहिए आपको। देखो एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के आगे क्या लग रहा है, सफिक्स मतलब जो नाम के बाद क्या लग रहा है। जैसे देखो आपका सरनेम होता है, जो नाम के बाद लगता है ना, तो वो सफिक्स है। क्या है, सफिक्स। और जैसे मिस्टर, ठीक है ना, मिस, ये सब लगाते हैं तो ये नाम से पहले लगाते हैं, तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH, जो आपका एल्कोहल ग्रुप होता है, इसके नाम में OL लग जाता है, जैसे एल्कोहल, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल में जैसे यहाँ CH3Cl का एग्जांपल दिया है, इसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरीन मीथेन, ठीक है। नेमिंग की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लोरोमीथेन। अब देखो आपके पास यहाँ क्या है, एल्कोहल में ये एथेनॉल, C2H5OH, कई जगह पे इस तरीके से भी लिखा होता है, CH3CH2OH, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर देखो एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लास्ट में क्या है, CHO ग्रुप, और ये उसका डायग्राम, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और R और H, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O RH, ठीक है ना। R आपका एल्काइल ग्रुप है, मतलब कोई भी चेन हो सकती है। तो एल्डिहाइड इनके नाम के एंड में लगता है अल, जैसे नल होता है ना, नल का अल, AL, ठीक है। जैसे कि ये एथेनल है, देखो 2 कार्बन है तो एथेनल, और कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। क्या, एसिटल्डिहाइड। मेनली आपको IUPAC नेम ही याद रखने हैं, ठीक है। फिर देखो उसके बाद है आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COOH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और फिर OH। देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और OH भी है, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं है कहीं अल्कोहल ना, प्यारे बच्चा। अगर सिर्फ OH अकेला होता तब जाके वो अल्कोहल ग्रुप होता, ठीक है ना प्यारे बेटा। चलो ठीक है, अगला देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या नहीं, हाँ क्लियर है ना। चलो तो इसके लास्ट में लग जाता है ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड, जैसे कि मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। जैसे देखो एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम्स है, CH3CH2COH, तो इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या, प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों कीटोनिक ग्रुप कितना बढ़िया है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और इसके इधर भी जगह खाली है और इधर भी जगह खाली है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो ये कीटो ग्रुप हमेशा कहाँ, बीच में ही लगेगा, मिड में, मतलब कोई चेन है तो उसके कोने में नहीं लग सकता, कोने में नहीं लग सकता, जबकि बाकी के हैं ये सब कोने में ही लगेंगे। क्या, कोने में ही लगेंगे, तो इन सबको टर्मिनल ग्रुप भी कहा जाता है। टर्मिनल मतलब जो कोने पे लगेंगे, ठीक है ना, जबकि ये तो बीच में ही लगेगा, ये टर्मिनल नहीं है। तो ये कीटोन से इनका नाम COR, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, ये ओन लगता है इनके नाम के आगे, जैसे देखो पेंटेनोन, 1 2 3 कार्बन है और CH3CO, समझ पा रहे। देखो मैं बना के दिखा दूं आपको, तो देखो एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे C2H5, C2H5, समझ पा रहे हो ना। 1 2 यहाँ से और फिर यहाँ से 3, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका CH3। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ईथर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। होमोलोगस सीरीज,
होमोलोगस सीरीज, बहुत आता है ये कि बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होता है बताओ। देखो वो कार्बन कंपाउंड्स का ग्रुप होता है, देखो हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो, और हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 का फर्क हो, CH2 का फर्क हो। कितने का प्यारे बच्चों? CH2 का। तो ध्यान रखने का इस बात को। चलो आगे चलते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रख लेना। देखो हर मेंबर के बीच में CH2 का ग्रुप होता है, और CH2 का देखो कार्बन का मास होता है 12U और एक हाइड्रोजन का होता है 1U, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2U, तो यहाँ से इनके बीच का गैप कितना आ जाता है 14U। कितना? 14U, ठीक है ना। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला सबका सेम होता है होमोलोगस सीरीज का, जैसे याद होगा ना, आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं। देखो प्यारे बच्चों, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। वहीं पर जो आपका अल्कीन होता है, अल्कीन, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। वहीं अल्काइन का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपके पास CnH2n-2। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके ओके। और देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कहते हैं शो करती है ग्रेडेशन, मतलब इक्वली चेंज होती है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होता है। जैसे देखो इथेन है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपके पास प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, तो इनका मास तो बढ़ रहा है ना क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज आएगा, बट केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर होंगी, ठीक है ना। और इन सबको सेम ही तरीके से बनाया जा सकता है, याद रखने का। चलो ओके, नोमेनक्लेचर है देखो प्यारे बच्चों, वही नाम देते हैं हम। देखो दुनिया में हर लोग अलग अलग नाम से किसी को जानते हैं, तो साइंटिस्टों के बीच में गड़बड़ ना हो तो उनके लिए हमने एक कॉमन नेम दिया जिसे हम कहते हैं IUPAC नेम, मतलब कॉमन नेम इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबके लिए सेम होगा। ट्रिवियल नेम होते हैं जो नॉर्मली आप कहते हो, जिस हर कंट्री में हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो फॉर्मिक एसिड होता है जो रेड आंट्स से निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड, बस कहीं पे कहीं और उसे कुछ और बोलते होंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने सबके लिए एक अच्छे से नाम डिफाइन करा IUPAC नेम्स, क्योंकि इसके अंदर किसी का नाम रूल के हिसाब से रखते हैं, ठीक है ना, रूल्स के हिसाब से। ओके, तो सफिक्स तो बताया था, अभी जो नाम के लास्ट में लगे, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगे। ओके, अब देखो अब मेन चीज आती है आपकी यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ से पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन बनना ही है। 2-3 नंबर का अभी इससे ऊपर जो पढ़ा वहां से बनेगा, और 2-3 नंबर का यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। 3-4 नंबर का सिंपली बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा बताया। चलिए तो देखिए कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, मेनली क्या होता है आपके पास, जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसकी तरह? फ्यूल, क्योंकि जब ये जलेंगे तो हमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो नेचुरल गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, कैरोसिन, हैवी ऑयल, ये सब सारी चीजें एक तरह से बोले तो कार्बन मॉलिक्यूल से ही आती हैं, ठीक है ना। जो आप अपने घर में LPG यूज करते हो, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मेनली क्या होता है, इसके अंदर ब्यूटेन होता है। क्या? ब्यूटेन, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। वहीं जो गोबर गैस होती है, क्या? गोबर गैस, ठीक है ना, उसके अंदर जो मेनली चीज होती है वो क्या होती है? मीथेन। क्या? मीथेन। ओके, तो ये चीजें याद रखने का, ठीक है ना। तो कंबशन, कंबशन क्या होता है वैसे, जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंबशन। कंबशन। तो देखो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज नोन एज कंबशन, ठीक है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए तो करते हैं शुरू फिर से। देखिए द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है ना, तो गिव क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। क्या? कंबशन, याद रखने का। अब देखो फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी फ्लेम कैसी होगी, याद रखने का। देखो जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है? देखो क्लीन फ्लेम से हमारा मतलब ये है कि वो क्या होंगे, ब्लू कलर की जलेगी और उसमें से नो स्मोक, स्मोक नहीं निकलेगा। जैसे हम गैस पे जलाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें से धुआं नहीं निकलता ना, तो ब्लू कलर की फ्लेम होती है। और ब्लू कलर की फ्लेम को ही कहा जाता है, एक दूसरा नाम कहा जाता है नॉन लुमिनस। क्या? नॉन लुमिनस। देखो मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इन टर्म्स में आ सकता है। नॉन लुमिनस फ्लेम मतलब ब्लू फ्लेम, नो स्मोक, ठीक है ना। नो स्मोक का मतलब होता है नॉट सूटी। कई जगह लिखा होता है सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, तो नॉन सूटी फ्लेम लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, याद रखने का, ठीक है। चलो आगे चला जाए, नॉन सूटी फ्लेम। ओके, वहीं पर प्यारे बच्चों जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। स्मोकी मतलब येलो, येलो एंड इसमें से वो निकलता है, सूटी मतलब इनमें से राख निकलती है, धुआं निकलता है, ठीक है ना।
ठीक है। बट अगर देखो प्यारे बच्चों, ये तो समझ गए, बट अगर हम कहीं पे ऑक्सीजन की लिमिट कर दे, मतलब ऑक्सीजन फुल मात्रा में ना दे, तो इवन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो भी हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्या? स्मोकी फ्लेम। तो रिमेंबर दिस। चलिए अब देखिए आगे। तो ये हो गया, ये केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन का, CH4+O2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंबशन, ये क्या है हमारे पास, कंबशन रिएक्शन। ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। देखो कई बच्चे सोचते हैं भैया दोनों में ही तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्या फर्क है। देखो प्यारे बच्चों, वहां पे भी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट हुआ, यहाँ से भी ऑक्सीजन से ही होगा, बट क्या होता है देखो, कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम में आ जाए क्या डिफरेंस है, तो ये लिख देना आप सिंपली सी, कंट्रोल्ड कंबशन मतलब जब कंबशन हो लेकिन हम उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से जैसे कागज में आग लगे आग जल गया, ठीक है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन, मतलब दैट इज कंबशन। बट जब हम उसी को स्लो रेट में करते हैं, जैसे देखो हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तब भी एनर्जी निकलती है ना, वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बट आग तो नहीं जल जाती ना हमारे अंदर। क्लियर है ना बात। तो ये कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं आएगा आप लोगों को, आप लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। देखिए कार्बन का जो ये हमारे पास एथेनॉल है, क्या एथेनॉल, ये बहुत आता है, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल से क्या मिलता है। तो देखो भाई ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है हमारे पास एल्कलीन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, इसे पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो एल्कलीन KMnO4 का मतलब क्या होता है, एल्कलीन मतलब बेस। जब हमने KMnO4 के साथ NaOH मिला दिया होता है ना, तो उसे कहा जाता है एल्कलीन KMnO4। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब होता है कि H2SO4 और इसको मिला दिया गया K2Cr2O7, समझ रहे हो ना, इसका मतलब भी होता है समझने का। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसको, ये एथेनॉल को, ताकि वो रिएक्ट करके मतलब ऑक्सीडाइज हो सके, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके चलिए देखिए, तो जब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें जो मिलता है वो होता है एथेनोइक एसिड। क्या? एथेनोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्यारे बच्चों, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड। बढ़िया। तो याद रखना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स गिव एल्कोहल कहते हैं आपका एथेनोइक एसिड। मतलब देखो ये तो एथेनॉल है तो एथेनोइक एसिड मिला, अगर यहाँ पे प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनोइक एसिड मिलता। सिंपली बोले तो एथेनॉल का कहते किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें क्या देता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, याद रहेगा ना। बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज और बता देता है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन अच्छे से पूरा हो रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वहां पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं होता है, मतलब पूरा बर्न नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहां पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो CO2 भी खराब है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, बस CO ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ज्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है ना। सांस अगर ये ले ली ज्यादा देर तक तो गए भैया, ठीक है ना। ओके देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वही देखो पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे देखो कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब आता है आपके पास एडिशन रिएक्शन। क्या एडिशन रिएक्शन? याद होगा हमने बताया था किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, जल्दी बोलो, अनसैचुरेटेड। मतलब जो सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वही शो कर सकते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। तो याद रखने का, ठीक है। देखो एडिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद अनदर केमिकल टू जनरेट अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हम कुछ चीजें मिक्स करेंगे, जो मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। यह है डेफिनेशन एडिशन रिएक्शन की, ठीक है ना। बस इसमें ये होता है कंडीशन याद रखना, एक तो कंडीशन ये है कि जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होना चाहिए अनसैचुरेटेड, और दूसरा आपके पास कैटलिस्ट होना चाहिए जैसे पैलेडियम और निकल। और एडिशन रिएक्शन का एक दूसरा नाम, मतलब देखो एडिशन रिएक्शन की मदद से ही हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या? हाइड्रोजिनेशन। मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना दूसरे एटम की, वो है हाइड्रोजन। जब हम देखो जैसे जब हाइड्रोजन को किसी हमने हाइड्रोकार्बन में मिक्स कर दिया, तो इस प्रोसेस को, ये एडिशन रिएक्शन तो है, ये क्या है, एडिशन रिएक्शन। बट हमने यहाँ पे मिलाया कौन सा एटम मिलाया, कौन सा कंपाउंड, हाइड्रोजन, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अब देखो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तब उसका नाम पड़ जाएगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। ओके चलिए 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 आगे आगे, ठीक है, समझ गए। और कैटलिस्ट डालना जरूरी है भैया, ठीक है।
तो देखो ये रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अरे बहुत जल्दी हो गया, मुझे पता है, डोंट वरी। देखो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। जब हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, जैसे हाइड्रोजन को जोड़ा अनसैचुरेटेड, यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जोड़ा तो उससे हमें क्या मिला, एक सैचुरेटेड। देखो अब ये दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो हमें क्या मिला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे कहा हमने हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री में यूज होता है इसका क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी या वनस्पति घी कहा जाता है, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखिए आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, इसमें क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो हमारे पास, पहली बात तो सैचुरेटेड होना चाहिए, क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही शो करते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं ना, याद रखना। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, हम कोई एक एटम बाहर से आता है और वो उसके अंदर के हाइड्रोजन को रिप्लेस मार देता है, एक्सचेंज, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसी टाइप काइंड ऑफ, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, इज रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपके पास ये है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारे पास है CH4। अब देखो इसके साथ हमने Cl2 मिलाया है, तो हमें क्या मिल रहा है, CH3Cl। तो देखो क्या होगा, ये जो है आपका CH3Cl, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ठीक है ना। और देखो यहाँ से क्लोरीन, तो एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन वहाँ जुड़ गया, और जो हाइड्रोजन निकला था वो एक दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ के अलग से HCl बन गया, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना भैया, ठीक है बच्चा बाटी, हम आपके डाउट को समझ जाते हैं। देखो जैसे ये है कार्बन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके साथ हमने क्या मिला है, दो क्लोरीन, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक या हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके चल भाई साथ में चलते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, फुर हो गए, HCl निकल गया, बचा क्या यहाँ पे, एक कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके साथ ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, CH3Cl, और ये बगल में क्या बन गया, HCl। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। तो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन को हटा के कुछ दूसरा आइटम जोड़ा जाए, याद रखना। अब इसी प्रोसेस को दोबारा से करेंगे तो हमें CH2Cl2 मिल जाएगा, ठीक है ना, CH2Cl2, ठीक है ना। फिर हमें क्या मिल जाएगा, CHCl3, और लास्ट में कार्बन हटाएंगे तो CCl4, याद रखना। और CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, तो हो सकता है आ जाए क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। Substitution reactions are characteristic properties of saturated hydrocarbon. Substitution reactions are characteristic property of saturated hydrocarbon, जो हम बता चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए एक कदम आगे चलें, तो देखिए यहाँ पर आप कुछ देख पाएंगे प्यारे बच्चों। देखो अब आता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पहले प्यारे बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम। तो देखो जब एथेनॉल को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो हमें क्या मिलता है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड और अलग से हाइड्रोजन गैस। तो मुझे पता चल जाता है कि अल्कोहल है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इसको मैं पॉप साउंड से चेक कर सकता हूँ। जब मैं इसके ऊपर कैंडल लेके जाऊंगा माचिस जिसमें आग जल रही होगी तो पॉप आवाज से फटेगा, ठीक है। अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या डिहाइड्रेशन, तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम एथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, 443 केल्विन लिखा रहता है, ठीक है ना, बुक्स में, तो हमें क्या मिल जाता है, इथीन। क्या, इथीन। तो एग्जाम में याद रखना, ऐसे भी लिखा हुआ आएगा, एल्कोहल को अल्कीन में कैसे बदलेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और सोडियम एथॉक्साइड बनाना हो तो एथेनॉल को सोडियम में जोड़ देंगे, ठीक है ना। और एक और था जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। तो वहां पे क्या था भैया, एथेनॉल C2H5OH को हमने लिया था और किसके साथ मिक्स करा था, KMnO4, एल्कलीन KMnO4। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया था आपके पास, बोलो बोलो बोलो, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वही एथेनोइक एसिड, समझ रहे हो ना। तो एक ये वाला रिएक्शन, एक ये वाला रिएक्शन डिहाइड्रेशन, और एक ये वाला ऑक्सीडेशन, ये तीन रिएक्शंस हैं किसके, आपके अल्कोहल के, जिसका ध्यान रखना है अच्छे से। देखो अब देखो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड,
देखो अभी एस्टेरिफिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा, बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है बट है नहीं कुछ। एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है, देखो हमने एक एसिड लिया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ हमने मिक्स कर दिया अपना क्या, अल्कोहल। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिक्स करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप्स, और थोड़ा सा हीट करते हैं हम, हल्का सा हीट, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो हमें मिलता है ये अभी क्या है, ये है हमारा एस्टर। तो एस्टर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो जब एथेनोइक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है हमारा, एस्टर बनता है, ठीक है ना। इसका एक दूसरा नाम भी होता है इथाइल एथेनोएट, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट प्लस H2O, ठीक है, याद रखने का, ठीक है ना। अब देखो ये इथाइल एथेनोएट है, इसमें अगर मैं NOH दोबारा मिला दूं, इसको मतलब इसमें मैं क्या बोलूं, NOH मिक्स कर दूं, तो मुझे दोबारा से रिवर्स मिल जाएगा। मुझे देखो ये मिल गया मेरे पास अल्कोहल वही एथेनॉल, और देखो CH3CON है, बस ये H की जगह क्या आ गया, NOA, तो ये मुझे क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो एस्टेरिफिकेशन में हमने क्या करा, अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करा, तो हमें मिला एस्टर। एस्टर बनाने की प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन बना किससे, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब वहीं उसका सैपोनिफिकेशन इसी का रिवर्स कैसे है, देखो इसमें हमने जो एस्टर है उसको लिया और उसमें मिक्स करा हमने स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH, तो इसका यूज है साबुन बनाने में, ठीक है ना, NaOH। अभी NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे दोबारा से दे देता है अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये Na उसके साथ जुड़ गया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, COH3 सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या बताया हमने अभी, इसका नाम क्या पड़ेगा, सोडियम एथेनोएट, क्लियर रहेगा ना। तो देखो इस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, और इसी से साबुन बनाया जाता है, सोप। बस सोप में ये होता है कि हम लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्या, लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनकी चेन बहुत लंबी होती है। चलिए तो देखिए अगला क्या है, रिएक्शन विद बेस। देखो प्यारे बच्चों एथेनोइक एसिड एक एसिड है और ये वीक एसिड है, याद रखने का, क्या, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। इसका pH लगभग 4 के आसपास होता है, तो अगर pH पेपर पर डाले यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो इसका pH लगभग 4 के अराउंड, यानी ऑरेंज कलर का आएगा, ऑरेंज कलर, ओके। देखो तो अब जो एसिटिक एसिड NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो ये तो एसिड है भैया, ये तो बेस है, तो सॉल्ट बनेगा क्या, याद है ना आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, तो CH3CONA प्लस वाटर, ये दो चीजें बनी हमारे पास जब हमने एसिटिक एसिड को कहते हैं किससे रिएक्ट करवाया, बेस से, ठीक है, NaOH से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। देखो कार्बोनेट क्या होता है, जैसे देखो Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा होता है तो NaHCO3 हो जाता है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो देखिए एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना हमारे पास, ये देखो सॉल्ट बना, सोडियम एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों का रिएक्शन सेम ही है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बैलेंसिंग का लग रहेगा, लेकिन कहानी वही, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भैया, सॉल्ट, वाटर, नमक, पानी और थोड़ा सा धुआं, मतलब धुआं नहीं मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सेम प्रोडक्ट है। और ये ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है, क्या, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क मतलब बहुत झाग निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब देखो प्यारे बच्चों ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कोई गैस निकल रही है, बट कैसे पता करेंगे कि वो CO2 ही है, तो उसके लिए हम करेंगे कौन सा, लाइम वाटर टेस्ट, याद है ना, लाइम वाटर टेस्ट। यानी कि जब CO2 को हम पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में, तो वो क्या हो जाता है, मिल्की, क्या हो जाता है वो, मिल्की, याद रखोगे ना, तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं इसका। अब अगला है आपके पास फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ट्रूली। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जो आपके सोप मॉलिक्यूल होते हैं, पहले ही बताया हमने थोड़ा सा, क्या होते हैं, देखो लॉन्ग, याद रखना सोप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, और वहीं पे एक ही हमारे पास ये मोटा सा हेड होता है, ये होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट। अब इन्हीं पार्ट का सारा खेल है। अब देखो प्यारे बच्चों जो आयोनिक पार्ट होता है हमारा, ये शॉर्ट होता है, और ये क्या है, ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट
टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स H2O, पानी की तरफ आता है। जबकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इट एक्ट्स, इट मूव्स अवे, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर। याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी को, इसलिए इसका एक दूसरा नाम कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहना, क्योंकि पानी से दूर ही रहता है, अवे फ्रॉम वाटर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, क्लियर, बढ़िया। अब देखिए वही है, सिंपल सी कहानी, ठीक है ना? याद रखना, ये इमल्शन वाटर फॉर्म करता है और ये लाइट को स्कैटर करता है। अगर हम पानी में साबुन को मिला दें तो वहाँ पे जो फॉर्म होता है वो इमल्शन होता है आपका, ठीक है ना? अब देखो जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिसल्स फॉर्म करते हैं। अभी होते क्या है मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है ना? एक चीज याद रखना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है ना? ओके, तो देखो आयोनिक जो पार्ट होते हैं, आयोनिक पार्ट वो किससे रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वही जो लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट होती है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है, जो भी हमने बताया हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो देखो प्यारे बच्चों, मिसल्स क्या है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे ही कहा जाता है मिसल। तो देखो ये आपका डर्ट पार्टिकल है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है ना? तो क्या होता है, देखो जो हमने बताया था, ये जो ऐसे टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं, ये क्या आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जो गोला पार्ट है ये है आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट। तो देखो आयोनिक पार्ट वाटर से कनेक्टेड है, और जो ये डर्ट वाला पार्टिकल है, और जो ये आपके ये जो पार्ट है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये डर्ट से कनेक्टेड है। किससे? डर्ट से, मतलब ग्रीस, ऑयल, इन चीज़ों से। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कहीं पे दाग लगा हुआ है, तो अगर हम नॉर्मल देखो, मान लेते हैं कहीं पे तेल गिर गया, मैं उसमें पानी डालूंगा तो पानी तो इसे चिपकता ही नहीं है, इसके ऊपर से ही चला जाएगा, दाग वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जब हम साबुन मिलाते हैं तो साबुन क्या करता है, साबुन उस दाग से चिपक जाता है। अब कमाल की बात ये देखो, एक पार्ट तो साबुन से दाग से चिपक गया, दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आप समझो अच्छे से। देखो तो देखो एक यहाँ पे जैसे ये दाग है, ठीक है ना? तो देखो क्या बोलते हैं, एक पार्ट जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये तो दाग से चिपक गया, बट जो बाकी का पार्ट है, जो ये बाकी का पार्ट है आयोनिक पार्ट, ये किससे चिपक गया? ये आपका वाटर से चिपक गया। अब मैं झटका दूंगा तो जब पानी के साथ ये पूरा का पूरी चीज बहेगी तो उसके साथ इस कूड़े को भी लेके चली जाएगी। समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से आपका ये है क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप। और ये जो स्ट्रक्चर है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल structure made by particles, made by soap particles, made by soap particles is called missile, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। देखो द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, स्कैटर लाइट, और लाइट स्कैटर होगी। अगर मैं लाइट मारूंगा किसी सोप सॉल्यूशन पे तो मुझे उसका पाथ विजिबल होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सोडियम और पोटेशियम लॉन्ग चेन है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है ना? और ये अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाते हैं उस पे से, ठीक है ना? कूड़े को इन द सेंस की जो ऑयल और पसीना ये सब ग्रीस गिर जाए, किसी के तेल गिर जाए तो ये सब रिमूव करने का काम आता है, ठीक है ना? इसका टेडपोल शेप स्ट्रक्चर है, मतलब जो बच्चे होते हैं मेंढक के, ठीक है ना? उस तरीके से दिख रहा है नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? अब देखो इसका जो लॉन्ग एंड होता है, ठीक है ना? लॉन्ग नॉन पोलर एंड, ये आपका क्या ये कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सॉल्युबल इन ऑयल होता है, ऑयल या डर्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना? वहीं पर जो शॉर्ट पोलर एंड है, शॉर्ट पोलर एंड वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एंड से बना होता है, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना? वाटर सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन ऑयल, एक दूसरे का उल्टा है, याद रखने का। देखो ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने बताया था, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे खट 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 खट, ये यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये लॉन्ग चेन है, सॉल्युबल इन वाटर हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक, और वही जो ये पार्ट है ये आयोनिक पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ये है सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, पानी से चिपका रहता है, और ये वाला हिस्सा आपके डर्ट से चिपका रहता है। तो जब झटका देते हैं, एजिटेट करते हैं, वर्ड का नाम होता है एजिटेट, इसलिए कपड़े धोने के बाद उसको झटका दिया जाता है ताकि उसमें से पानी निकले तो ये मैल भी साथ में उखाड़ता हुआ चला जाए। यहाँ से मैल चिपका है मान लो, तो जब ये हटेगा तो मैल को भी अपने साथ लेता जाएगा। अब देखो सोप्स में एक होता है डिटर्जेंट, हम बता देते हैं। देखो सोप और डिटर्जेंट में ये फर्क होता है कि जो सोप होता है वो सॉफ्ट वाटर में ही अच्छा वर्क करता है, किसमें? सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर में। जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी अच्छा वर्क करता है, किसमें? हार्ड वाटर में, ठीक है ना? इनके केमिकल भी अलग होते हैं लेकिन काम एक ही है, ये भी मिसल फॉर्म करता है, ये भी,
तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट दोनों में ही काम कर सकते हैं अच्छे से, जबकि सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम कर सकता है। तो इसकी मदद से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन हार्ड वाटर है और कौन सोप है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में है, लेकिन आप लोगों को जल्दी में इतना कम से कम अच्छे से आना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है इसका माइंड मैप। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग अच्छे से आके ये सब पढ़ सकते हो और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आई टेक द गारंटी। ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज़ है, और ये आइसोमर्स याद रखना प्यारे बच्चों। आइसोमर्स वो होते हैं जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, बट उनका जो मॉलिकुलर फार्मूला हो वो सेम हो, ठीक है ना। सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहो और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जय श्री कृष्ण।